हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेक्टर्स होते क्या हैं, एक आइडियल वेक्टर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और कितने तरीके के वेक्टर्स हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होते हैं। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। So, what are vectors? So, vectors are biological tools used in recombinant DNA technology. They are used for the delivery of desired foreign DNA into the host cell. मतलब कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे होस्ट सेल में ले जाने का काम करते हैं वेक्टर्स। तो बेसिकली ये एक डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं। और ये क्या डिलीवर करेंगे? ये डिलीवर करेंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। किसे डिलीवर करेंगे? इनटू द होस्ट सेल। एंड द वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इनटू द होस्ट सेल। मतलब कि ये जो वेक्टर्स होंगे इनमें ऐसी एबिलिटी है कि ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। मतलब कि होस्ट सेल में जाने के बाद ये होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं। और जब ये खुद रेप्लिकेट करेंगे तो इनके अंदर जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अपने आप मल्टीप्लाई होगी और कॉपीज़ बढ़ जाएंगी उसकी। तो वेक्टर का काम है बेसिकली एज अ डिलीवरी एजेंट। नाउ देर आर सम फीचर्स ऑफ अ वेक्टर। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि हर एक वेक्टर में होने चाहिए। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अ वेक्टर मस्ट कंटेन एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। और ये क्यों होना चाहिए एक वेक्टर में? ताकि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सके होस्ट सेल के अंदर। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कि इट शुड कंटेन अ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्यों ज़रूरी है? ताकि हम सेलेक्ट कर सकें कि किस होस्ट सेल में हमारा वेक्टर गया है या किस होस्ट सेल में हमारा वेक्टर नहीं गया है। Third important point is that it must have at least one unique restriction enzyme site। मतलब कि कम से कम एक एंजाइम की साइट ज़रूर होनी चाहिए वेक्टर में। नहीं तो फिर हम वेक्टर को कट कैसे करेंगे और बिना कट किए वेक्टर को हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे डालेंगे? इसलिए कम से कम एक एंजाइम की साइट ज़रूर होनी चाहिए वेक्टर में। और कई बार ऐसा होता है कि जो कॉमन वेक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे साइट्स होते हैं इसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। तो ऐसे साइट्स को हम कहते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स या पॉलीलिंकर। देन द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अ वेक्टर शुड बी स्मॉल इन साइज। मतलब कि जो वेक्टर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा बड़ा होगा तो होस्ट सेल के अंदर जाने में उसे दिक्कत होगी। तो ये चार पॉइंट्स हैं हमारे। पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा इट शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा उसमें एक एंजाइम की साइट कम से कम होनी चाहिए और चौथा इट शुड बी स्मॉल इन साइज। So now what are the selectable markers? These selectable markers help us in the selection or the screening of transformants। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? तो जब हमारा rDNA यानी कि हमारा वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे जब हम किसी होस्ट सेल के अंदर डालते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसे होस्ट सेल्स जिनमें कि हमारा rDNA गया है उन सेल्स को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल को अलग कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली ये होते क्या हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स? ये कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके की प्रोडक्ट हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में होस्ट सेल्स को। और कैसे जीन्स होते हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर? तो
या तो ये कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होंगे जो कि किसी एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में होस्ट सेल ग्रो करने लगेगा, या कोई एंजाइम की जीन होगी जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगी किसी ऐसे प्रोडक्ट में जिसको हम पहचान सकें, या ये कोई ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन की जीन्स होंगी। तो ये सारे हो गए हमारे एग्जाम्पल सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स के। क्या क्या? एक हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दूसरा कोई ऐसी जीन जो कि किसी सबस्ट्रेट को कोई कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हो, और तीसरा कोई ऐसी जीन जो कि अपने आप में ही फ्लोरेस कर रही हो। तो अब देख लेते हैं हम कि हमारे पास कितने तरीके के वेक्टर्स हो सकते हैं। तो पहला हमारा जो सबसे कॉमन वेक्टर है वो है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स क्रोमोसोमल डीएनए। Plasmids occur naturally in the bacterial cells, and some plasmids also occur in some of the eukaryotes. Now, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये जब बैक्टीरिया में नेचुरली पाए जाते हैं तो ये बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास प्लाज्मिड के वो हैं PBr322 और PUC19। ये दोनों प्लाज्मिड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आगे हम आने वाले वीडियोस में इनके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी हैव क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। तो जैसा कि इनके नाम में बताया जा रहा है कि जब हमें केवल जीन की ज़रूरत है, केवल हमें जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, उस समय हम यूज़ करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स का। और इनके एग्जांपल्स हैं हमारे प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फाजेस, बैक्स एंड यक्स। और जब हमें प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए, मतलब जब जीन एक्सप्रेस होता है तो वो प्रोटीन बनाता है, तो जब हमें प्रोटीन की ज़रूरत है उस एक्सपेरिमेंट्स में हम एक्सप्रेशन वेक्टर्स यूज़ करेंगे। इन एक्सप्रेशन वेक्टर्स में रेगुलेटरी एलिमेंट्स जैसे कि इन्हेंसर्स, प्रमोटर्स, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर्स, ये सारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सप्रेशन में। इसका एग्जाम्पल है PUC19 वेक्टर। नाउ वी हैव शटल वेक्टर। अब शटल वेक्टर क्या है? ऐसा प्लाज्मिड जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में काम कर सके। ठीक है, जैसे शटल ट्रेन्स होती हैं, दो सिटीज़ के बीच चलती हैं, या शटल कॉक जो है इस तरफ से उस तरफ जाता है, तो ऐसे ही शटल वेक्टर्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों होस्ट सेल में सरवाइव कर सकते हैं। शटल वेक्टर में दो तरीके के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे और दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होंगे। तो एक जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी वो बैक्टीरियल सेल के लिए काम करेगी और दूसरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल्स में काम करेगी। ऐसे ही एक सेलेक्टेबल मार्कर होगा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में काम करेगा और दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर होगा जो कि यूकैरियोटिक सेल में काम करेगा, और YEP वेक्टर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। Now we have vectors based on bacteriophages. What are bacteriophages? Bacteriophages are viruses that attacks the bacteria. मतलब बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। अब जैसे कि जो वायरस होते हैं उनमें एक नेचुरल एबिलिटी होती है अपने डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने की। इसी आइडिया को साइंटिस्ट ने लिया और इन बैक्टीरियोफाजेस को भी एज अ वेक्टर कन्वर्ट किया। सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बेस्ड ऑन बैक्टीरियोफाजेस। द वन इज बैक्टीरियोफाज लैम्डा एंड द अदर इज M13 फाज। दोनों में डिफरेंस ये है कि बैक्टीरियोफाज लैम्डा एक डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर डीएनए के फॉर्म में रहता है, और M13 फाज जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में रहता है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा के दोनों एंड्स पर 12 बेस पेयर के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि अनपेयर्ड और कॉम्प्लीमेंट्री है, और वो उसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। वहीं M13 फाज जो कि नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर फॉर्म में रहता है, जब वो होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वो एक
डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म बना लेता है। जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर्स में दिख रहा है कि जो कॉस साइड्स हैं वो उसके सर्कुलराइजेशन में हेल्प कर रही हैं, और यहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि M13 फाज होस्ट सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म बना लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्मिड, जो कि ऐसा वेक्टर है जिसमें प्लाज्मिड और कॉस साइट दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनमें एक सेक्टेबल मार्कर होगा और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होंगी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वेक्टर्स में आते हैं हमारे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिनमें आएंगी बैक और यैक। ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को क्लोन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में टीलोमेरिक सीक्वेंसेस रहते हैं और एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस रहता है। इसके अलावा इसमें एक सूटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट और एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होगी। यैक को हम यूज़ कर सकते हैं अप टू 1 MB ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट क्लोन करने के लिए। वहीं जो बैक वेक्टर है, जो कि है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये कंटेन करता है जीन्स फॉर रेप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एफ प्लाज्मिड, और बैक वेक्टर को हम यूज़ करते हैं अप टू 500 KB डीएनए फ्रैगमेंट को क्लोन करने के लिए। लास्टली वी हैव एनिमल एंड प्लांट बेस्ड वायरल वेक्टर्स, मतलब कि एनिमल्स और प्लांट्स में जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं उन्हें भी हम मैनिपुलेट करके और उसके अंदर हम अपनी फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालकर हम उन्हें भी एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। A vector based on simian virus 40 was used in the first cloning experiment involving mammalian cells। तो ये सारी बातें हो गई हमारी वेक्टर्स के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।